नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, आज हरियाणा का जो इलेक्शन का रिजल्ट निकला, ऐसा लगा जैसे कि वनडे क्रिकेट का जो रोमांच होता है, कैसे कोई टीम जीतते जीतते हार जाती है और कोई टीम अपोजिट खिलाड़ियों के जबड़े से जीत को खींच के ले आती है और अपनी हारी हुई बाजी को पलट देती है। ऐसा मज़ा आया आज इलेक्शन का रिजल्ट सुनने में। सवेरे मैंने देखा कि माइनस चढ़ता जा रहा है ये इसमें बीजेपी के रिजल्ट में, और उधर जो सो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और साफ लगता था कि अब तो बीजेपी वहाँ से अब चली जाएगी, ये हाल लग रहा था। बीच बीच एक बार ऐसा हुआ था, या ये सब चुनाव चल रहा था, काउंटिंग इसका जो मतदान आते हैं ये से डाक से, उनकी गणना चल रही थी। 77 तक ही बीच में पहुँच गई थी काउंटिंग। बताइए, 90 में 77 पहुँच गया था कांग्रेस का काउंटिंग सीट का बढ़त। अब तो लगा था कि बीजेपी तो अब गई। बीजेपी 9, 8, 10 इतना पर चल रहा था, उसका 77 चल रहा था। तभी क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सो गेम पलटना चालू हुआ। पलटते पलटते ये हाल हो गया कि बीजेपी 48-49 पर आ गई। 48-49, 50, 51, 52 तक दिखाने लगा बीजेपी का, और उसका गिर के 37, 34, 35 पर आ गया। पूरा खेल ही पलट गया। उधर जलेबी लेकर के जो आए थे हरियाणा में, कांग्रेस के समर्थक जलेबी खिला रहे थे एक दूसरे को, वो सब जलेबी रखा रह गया और बीजेपी जो है सो बाजी मार ले गई। तो इस तरह की जब स्थिति कभी कभी आती है, तो मैं कभी कभी कुछ ऐसे लोगों का चैनल देखता हूँ मज़ा लेने के लिए कि क्या बोल रहा है सब, जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार और अजीत अंजुम। कभी वैसा क्रिटिकल टाइम आता है इस टाइप का, तो उन लोगों की क्या सोच चल रही है देखने के लिए मैं कभी जाता हूँ उनके चैनल पर। तो सोचे कि चलिए रवीश कुमार को देखते हैं क्या बोल रहा है। रवीश कुमार बोल रहा है कि मैं कभी ये सब एग्जिट पोल वगैरह में अपना समय नहीं लगाता हूँ, और शुरू में तो ऐसा लगा कि कांग्रेस जीतती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे 8 बजे के बाद तो कांग्रेस का ही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे 9 बजने लगा, 9 बजने की तरफ आने लगा, तो वैसे वैसे कांग्रेस की सीटें जो है सो घटने लगी, और 9 क्या बजे कांग्रेस के 12 बज गए। तो मैंने देखा कि रवीश कुमार तो बड़ा अच्छा टाइटल दिया है कि 9 क्या बजे कांग्रेस के 12 बज गए। बड़ा मज़ा आया हमको सुन के। तो हम सोचे कि चलिए एक वीडियो से बना देते हैं, और वास्तव में 9 बजा, और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का गिरना चालू हुआ और कांग्रेस का 12 बज गया। वैसे 12 बजे की जो कहानी है ये भी बड़ी विचित्र है। ये 12 बजने का जो कहा जाता है कि सरदार जी 12 बज गए, तो एक बड़ी ही इसमें भी जो सो बहादुरी वाली कहानी छिपी हुई है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जो मैं जानता हूँ, कि जिस समय सिखों और मुग़लों का युद्ध चलता था, तो सिख और मुग़ल एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख लोग खड़े हुए थे, और जो मुग़ल थे तो उनका तो जैसे कि इस्लाम में है ऐसा, छल प्रपंच से चाहे जैसे भी दुश्मन को मारना है, सोते हुए मारना है, दिन में मारना है, रात में मारना है, सब तरह का कर्म करना है। धोखे दे के मारना है, सामने से नहीं मारना है, पीठ पीछे वार करना है। तो ये लोग तो इसमें माहिर है। हिंदू लोग पहले क्या करते थे, हिंदुओं का लड़ाई था कि लड़ाई में बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बूढ़ों को कुछ नहीं होना चाहिए, महिलाओं को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इस्लाम धर्म के जितने मुग़ल थे, न बच्चे को छोड़ते थे, न महिलाओं को छोड़ते थे, न बूढ़ों को छोड़ते थे। कत्लेआम तो बस कत्लेआम, जो सामने आ गया। तो हिंदुओं का जो युद्ध था वो नैतिकता पर आधारित था, कुछ नियम होते थे युद्ध के। लेकिन मुग़लों के और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे,
इनका कोई नियम नहीं था। इनका था कि धोखे में मार दो, सोए हुए में मार दो, इस तरह का इनका नेचर था। औरतें मिल गई, पकड़ा गई तो उनकी दुर्गति करो, तो इस तरह का इन लोगों की लड़ाई का नेचर था। तो सिखों ने क्या कि इनका एक ठो चीज़ को पकड़ा कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना है, और ये इंतज़ार नहीं करना है कि दुश्मन जब सामने में से तलवार लेके आएगा तब लड़ेंगे। नहीं, जो इन लोगों की नीति है ठीक वही नीति हम लोग भी लगाएंगे और सोए में मारेंगे। तो लोग क्या करते थे, अपना गुट बना लेते थे। गुट बना करके, और इन लोगों ने टाइम कब चुना रहता था अपना, रात के 12 बजे, जिस समय सारे मुग़ल लोग अपनी अपनी बेगमों के साथ आराम फरमा रहे होते थे, नंगे पुंगे अपने अपने महलों में। ठीक उसी समय ये लोग सिखों का जत्था जो है सो उन पर टूट पड़ता था और मार के, और इन लोगों को मार काट के निकल जाता था। ये लोग जान गया कि जो छली है और जो युद्ध का कोई नियम पालन नहीं करता है, उसके साथ हम लोग आदर्शवादी होकर लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए रात में ही अटैक करो। तो रात के ठीक 12 बजे वो लोग अटैक करता था, जिस समय ये लोग आराम फरमा रहते थे अपने अपने महलों में। उस समय तो लड़ाई का टाइम नहीं होता है रात के 12 बजे, लेकिन ये लोग भी जैसे धोखे से मारते थे, तो वो लोग भी अपना तय कर ले कि नहीं 12 बजे रातें को हम लोग अटैक करेंगे। तो जहाँ इन लोग का शिविर लगा रहता था मुग़लों का, तो वहीं पर जो सो सिख लोग क्या करते, 12 बजे रात को अटैक करता था, तहस नहस करके अब मार काट के निकल जाता था। तो इसीलिए फार्मूला ये लग गया, एक मुहावरा बन गया कि 12 सरदार जी के 12 बज गए। लेकिन इसके पीछे कितनी बहादुरी और कितनी जो सब बुद्धि छिपी हुई है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग जो नहीं जानते हैं उनको बता दें। और ये 12 बजे का वर्ड निकाला किसने है, रवीश कुमार ने। तो बड़ा मज़ेदार रहा और अच्छा लगा कि कांग्रेस को रवीश कुमार ने बोला कि 9 बजे और कांग्रेस के 12 बजे। कांग्रेस के तो 12 बज ही गए हैं, जहाँ कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हम हरियाणा में जीतेंगे ही। सोच रहे थे कि मोदी जी तो अभी घायल हैं, 303 से 240 पर आ गए हैं, सबका जो सब मोरल अभी डाउन है। इस समय अब वहाँ पर हमको किसान आंदोलन और उसके अग्निवीर आंदोलन और क्या क्या सब आंदोलन था चल ही रहा है, पब्लिक का अनरेस्ट है। इधर से विनेश फोगाट और क्या क्या ये लोग भी थी, ये लोग भी खड़ी हो गई। तो कांग्रेस से तो कांग्रेस ने कि अब क्या, अब तो हम पार हो ही रहे हैं। जितना एग्जिट पोल था सब बोल रहा था कि यही जीतेगा यही जीतेगा। लेकिन संकट के समय बीजेपी वालों ने बहादुरी से काम लिया और बुद्धि से काम लिया। 10 साल से मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ पर थे, अब वहाँ पर लोकप्रिय नहीं रह गए थे। उनको तो पहले हटाया, वहाँ से उनको हटा के केंद्र में बुलाया और बुला करके नायब सिंह सैनी को वहाँ का सीएम कैंडिडेट घोषित किया। तो जो इनकम्बेंसी थी, तो वो जो जैसे 10 साल रह गए तो उसके प्रति लोगों का मन उब जाना, इस तरह की जो फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई। नायब सिंह सैनी उसमें आ गए और ये बड़ी चालाकी से इन लोगों ने इसको ठीक किया। और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को जो तीसरा कार्यकाल, चौथा कार्यकाल, शायद चौथा चल रहा था क्या, 3 बार तो हो चुके थे। बीजेपी ने बड़ी चालाकी से उनको हटाया, समझदारी से। वो सेंटर में गए, एक नए उम्र के जो सो यादव जी वहाँ पर आए, मोहन यादव, और देखिए कितनी अच्छी सफलता वहाँ पर मिली। अब खट्टर साहब भी वहाँ पर जो सो अप्रासंगिक होते जा रहे थे, इनको हटाया गया। लोकसभा के पहले थोड़ा सा इनको हटा गया रहता तो वहाँ लोकसभा का रिजल्ट भी कुछ और बेहतर होता। तो ये काम बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया। और ये लोग देखा कि हम लोग तो हारते जा रहे हैं, तो ग्राउंड पर ये लोग बड़ा अच्छा काम किया होगा। बिना अच्छा काम किया इस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। ज़मीन पर इन लोगों ने काम किया। जैसे कि पहले क्या था कि ये लोग जो सो आरएसएस से भी दूरी चल रही थी, किसी को बुलाने नहीं जाते थे, अपने घमंड में फूले रहते थे कि अब क्या, मेरे पास तो मोदी, हम तो जीतेंगे ही, है ना। तो ये सब खत्म हो गया। मोदी पर सब कोई आश्रित रहा था। इस बार ये लोग देखा कि अरे
मोदी जी पर केवल आश्रित रहेंगे तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। और हिंदू लोग भी देखा कि भाई बीजेपी को नहीं जिताएंगे तो किसको जिताएंगे, इसलिए जो है जैसा है इसी को ठीक करो, लेकिन जिताओ इसको। और इस का परिणाम हुआ कि मोदी जी जीत गए और कांग्रेस का जो है सो जलेबी रखा ही रह गया। तो बड़ा रोमांचक ऐसा तो चुनाव परिणाम हम देखे ही नहीं थे आज तक। ये बड़ी भारी जीत है और इस जीत में दोबारा जो हिंदू कॉज के प्रति लोग सजग हो रहे हैं उसका भी योगदान है। हालांकि अग्निवीर स्कीम अभी भी मरा नहीं है। वो पेंशन स्कीम को तो आप लोगों ने बदल के ठीक कर दिया, सुधार दिया आपको इसने, इसलिए कि तो कांग्रेस का एक हथियार बन गया था। लेकिन जो अग्निवीर का हथियार अभी ही मरा नहीं है, अभी भी उसमें सुधार की ज़रूरत है। और भले आप लोग चुनाव जीत रहे हैं लेकिन अग्निवीर का मुद्दा मरा नहीं है अभी, उसको आप लोगों को सुधारना ही होगा आज नहीं तो कल। ना तो वो एक जो सब मुद्दा कांग्रेस के हाथ में हमेशा पड़ा ही रहेगा। जिस तरह से आप लोगों ने पेंशन योजना में सुधार किया उस तरह से अग्निवीर योजना में भी सुधारिए, नहीं तो उसके बाद राजीव गांधी ये राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर उछालता रहेगा और आप लोग बैकफुट पर रहिएगा। वो वही बोलेगा जिसे लोकसभा में बोला था कि आप लोग शहीद में भेद करते हो, इसको एक को शहीद मानते हो दूसरे को नहीं मानते हो। तो उसके बाद बाकी लोग उठ करके राजनाथ सिंह और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं उनको ये देते हैं वो देते हैं, उनको 1.5 करोड़ देते हैं। तो राहुल गांधी बोलता है कि ठीक है आपको जो कहना है कहिए, जैसे समझाना है समझाइए, लेकिन अग्निवीर जानते हैं कि आप उनको क्या दे रहे हैं और हम जैसे ही पावर में आएंगे हम तुरंत उस अग्निवीर योजना को बदल देंगे। तो इस तरह से डक्के की चोट पर वो जो कह रहा है वो जब तक आप लोग उसको हटाइएगा नहीं और उसको सुधारिएगा नहीं, वो तब तक यही मुद्दा लेकर के सब जगह भाषण देते रहेगा और आप लोग सब बैकफुट पर रहिएगा। तो भले ही जीत गए हैं लेकिन इस जीत को ऐसी बात नहीं कि आप लोगों की हर बात को पब्लिक ने स्वीकार कर लिया। बहुत बार मजबूरी में भी वोट करना पड़ता है कि भाई कोई विकल्प नहीं किसको दे। तो आप लोग थोड़ा हिंदू कॉज के प्रति ज़्यादा सजग हो जाइए और अग्निवीर योजना को भी आप लोग ध्यान में रखिए। भले जीत मिल गई है लेकिन ये नासूर जो सो अभी घाव बना हुआ है, इसको भी आप लोग जैसे पेंशन स्कीम को आप लोग सुधारे, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में अब इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।